नमस्कार, आदाब, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के आप सभी को पसंद आ रहा होगा, ये हमारी उम्मीद भी है और कोशिश भी रहती है। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक छोटी छोटी अहम बातें पहुंचाते हैं, जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके आप उनसे फैज़याब हो सकती हैं। नाज़रीन, अक्सर क्या होता है कि हमारी मुलाकात ऐसी ख़वातीन से, ऐसी महिलाओं से हो जाती हैं, यकायकी हो जाती है कि जिनकी पर्सनालिटी से, जिनकी शख्सियत से हम लोग मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। वैसे अक्सर ऐसे लोगों के बारे में तो हम टीवी में या तो देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात का मौका हमें नहीं मिल पाता। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी ही खातून, एक ऐसी ही शख्सियत लेकर आए हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी मोटिवेशनल स्टोरी भी देखेंगे। कामयाबी की बुनियाद कोशिश से शुरू होती है। अल्लाह भी उसकी जात से राजी हुआ करता है। हर पहलू को इंसाफ के तराजू में रखकर अपने परचम को सर बुलंद किया करता है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात किरण सेठी अपनी ड्यूटी को ही अपना धर्म समझती है। हर वक्त ड्यूटी मोड में रहने वाली किरण सेठी ने अपने 33 साल के पुलिस करियर में न जाने कितने इनामात और एजाजात अपने नाम किए हैं, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड वगैरह शामिल हैं। इन्होंने 5 सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री भी ली है। अपनी ड्यूटी के अलावा किरण समाजी खिदमात भी बहुत करती हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान इन्होंने गरीब, लाचार, मजलूमों के लिए राशन उनके घर तक मुहैया करवाया ताकि कोई भूखा न रहे। स्लम और रेड लाइट के बच्चे बच्चियों के लिए पढ़ने लिखने का भी इंतजाम किया है ताकि ऐसे बच्चे सलीकेदार जिंदगी जी सकें। अपने काम और जिम्मेदारियों को अपना इनाम समझने वाली किरण ने अभी तक शादी नहीं की है और अपने वालिदैन के साथ मुल्क की खिदमत को सबसे ऊपर समझती हैं। किरण सेठी का नाम कैसे लेडी सिंघम पड़ा और क्या क्या उनके सिंघम बनने में मददगार साबित हुआ। तो नाजरीन, इनकी स्टोरी देखकर आपको इनकी पर्सनालिटी, इनकी शख्सियत के बारे में कुछ अंदाजा तो हो ही गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ना इनके बारे में कुछ और बातें जान ली जाएं। नाजरीन, अक्सर लड़कियां जो हैं किसी सुनसान और अनजान रास्ते से गुजरने में खौफजदा होती हैं कि कहीं उनके साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए। ऐसे हालात में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो हमारी हिफाजत है वो हमारे अपने ही हाथ में है। सेल्फ डिफेंस, आखिर क्या होता है सेल्फ डिफेंस, यही जानने के लिए आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से एक फ़ीमेल पुलिस हम ख़वातीन के खौफ और परेशानियों को हल करने में, उन्हें दूर करने में मददगार साबित हो रही हैं। ये सब बातें जानने के लिए आज हम आपको ले चलेंगे किरण सेठी मैम के पास। तो चलिए करते हैं उनसे बात। कभी कोई आपके आगे खड़ा है और आप आगे खड़े हो और पीछे आपके कोई बदमाश खड़ा है, आपने हैंडल पकड़ा हुआ है, बस में खड़े हैं, मेट्रो में खड़े हैं, तो वो आपके पास चिपक कर इस तरह से आपको छेड़ता है या आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है या आपके क्या नाम है पेट पे हाथ लगाता है या ऐसे इस तरह से पकड़ के आपको इस तरह से छेड़ने की कोशिश करता है या भीड़ का फायदा उठाते हुए आपको यूं करता है, तो आप उस समय अपना डिफेंस कैसे करेंगे। समझ लीजिए ये बदमाश है और मैं लड़की हूं, इसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, तो आप हाथ छुड़ाते हो मगर वो फिर दोबारा हाथ पकड़ लेता है, तो आपने उसी की ग्रिप को पकड़ना है इस तरह से और अपनी पाँव की, जो आप हील पहनते हो उसको कहाँ मारना है, उसके पाँव के ऊपर, और एकदम स्पीड से मारना है ताकि उसको पेन हो, क्योंकि जो ये वाली हड्डी होती है हमारी, ये क्या होती है, नाजुक होती है। जैसे ही उसका ध्यान यहाँ से ग्रिप में ढीला जाएगा, अपने पाँव की तरफ जाएगा, मुंह उसका नीचे आएगा, तो आपने अपनी कोहनी से अटैक कहाँ करना है, उसके नोज पर करना है या उसके आपने स्टमक पर करना है। तो स्टमक का ये हिस्सा कितना होता है, कमजोर, तो ये पकड़ा आपने, उसके ये मारा, जैसे ही आपने इसको ये मारा तो अपना ये वाला हिस्सा आपने फिर उसकी नोज पर मारना है और ये जो हिस्सा है आपने उसके टेम्पल पे मारना है। तो इसी की प्रैक्टिस हम कॉम्बिनेशन करके करेंगे। और एक प्रैक्टिस और है, जैसे ही
कोई हमें सामने मारने की कोशिश करता है, दोनों हाथ से हमारे फेस पर अटैक करता है। इन्होंने दोनों हाथ से मेरे फेस पर अटैक किया, मैंने इसको रोका, ठीक है, ऐसे नजदीक नहीं आने देना है, नहीं तो हमारा जो उनका हाथ है वो हमारे फेस पर जाएगा। दोबारा हिट, इसने मुझे मारा, मैंने उसको अपने फेस से आने से पहले ही रोक लिया और एकदम इसको ग्रिप किया। और सबसे नजदीक क्या होगा, हमारा जो पाँव है वो इसके बिल्कुल नजदीक जाएगा, मगर अगर हमारे पास गैप ज्यादा है तो हम किक मारेंगे, अगर हमारे पास गैप कम है तो हम अपनी नी का अटैक उसके दोनों पाँव के बीच में करेंगे। मेन मकसद उसको चोट पहुंचाना है, हमें मेन मकसद क्या है, उसको चोट। तो हम चोट उसको नी के अटैक से भी कर सकते हैं और पाँव के अटैक से हम उसके नी के ऊपर, उसके शिन बोन के ऊपर, और अगर ये बहुत दूर है तो उसके कहाँ मारेंगे, टांग के दोनों के बीच बीच, या दोनों को फ्लैट करके उसको तब मारेंगे। ये अटैक, ये अटैक, इस तरह का अटैक हम ये आपस में मिलकर पार्टनर के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने पंच सीखा, जो पंच आप कर रहे थे, वो पंच एक फेस पे मारते हैं, दूसरा स्टमक पे मारते हैं, ठीक है। जो एल्बो का अटैक है वो हम इसके यहाँ पे मारते हैं, या कोई मेरे पीछे खड़ा है, अभी आपने 1 बाय 1 किया ना, 1 2, इस तरह का अटैक, तो आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने इसको पकड़ा और मैंने एल्बो कहाँ मारी, इसके फेस के ऊपर, तो यह नाक के, इसके जो सामने वाला होगा इसको तो मालूम है, तो इसलिए ये ऐसे कर रही है, मगर जो छेड़ेगा वो ठीक आपके पीछे खड़ा होगा। आपने कहा हमारी एल्बो, फिर आपने दोनों हाथ से अटैक किया, तो ये एल्बो का अटैक कहाँ लगता है, एब्डोमिनल पे, ठीक है, या रिस्ट की साइड में, या आप नेक की साइड में, क्लियर। ये यहाँ पे आपने एल्बो का अटैक करना है। अभी आपने ब्लॉक सीखा, ब्लॉक किस काम आता है कि सामने वाला कोई हमें अटैक करे, आपने कह रही है 1, ये पकड़ा, ठीक है, आपने नोज पे, ये नोज मारा आपने, तो आपने इसके नोज पे मार दिया, फिर आपने बीच में किया हुक पंच। हुक पंच में क्या है, कहाँ मारते हैं, ये इस तरह से चिन के ऊपर, क्लियर। तो ये हुक पंच कहते हैं, एक मारूंगा दांत तोड़ दूंगी, तो दांत तोड़ना कैसे, यहां से अटैक करके किया, क्लियर, समझ आया आपको। अभी आपने किया था टेम्पल अटैक। टेम्पल अटैक कहाँ होता है, आपकी हेड के ऊपर, नेक के ऊपर, या कोई आपको दोनों हाथ से मार रहा है तो आपने पकड़ के कहाँ मारा, उसके रिस्ट के ऊपर, क्लियर। अब आइस का अटैक, जो आइस अटैक आपने किया वो आपने कहाँ किया, उसकी दोनों आइस के बीच में, जैसे कोई बहुत नजदीक आ जाता है तो हमने उसको कैसे मारना है। तो नेक्स्ट अटैक नी अटैक एंड देन किक अटैक, क्लियर। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। किरण जी, अभी हमने आपको देखा कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही थी सेल्फ डिफेंस की। तो अगर बात करें सेल्फ डिफेंस की, आजकल क्या होता है ना कि माएँ अपनी बच्चियों को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती हैं जब वो बाहर निकलती हैं, उनकी लड़कियाँ, कि कहीं मतलब उनके साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए, वो किसी परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। तो ऐसे में जो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है, और साथ ही ये भी बताएं कि एक लड़की को आप कितने दिन में ट्रेनिंग देकर इस लायक बना देती हैं कि वो खुद को मतलब महफूज रख सके। देखिए, कोई भी शिक्षा का अंत नहीं होता। शिक्षा में जो आप ट्रेनिंग आप देते हैं उनमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सीख लिया तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो वैसे अगर कोई लड़की ट्रेनिंग लेती है तो उसको कम से कम 1 महीना ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की, और जिससे क्या नाम है वो अपने हाथ पांव चलाना और कुछ ऐसी टेक्निक सीख जाएंगी जिससे क्या नाम है मुसीबत पड़ने पर वो अपनी रक्षा कर सके। अब जहाँ पर बात आती है माँओं की कि वो अपनी बेटियों को कैसे मजबूत करें, तो माँ का सबसे पहला फ़र्ज ये होता है कि कहीं भी अपनी बेटियों को कमज़ोर ना माने। अगर कमज़ोर मानेंगे, आप शुरू से ही बच्चों को ये कहते रहोगे भी तू नाजुक है, तू कमज़ोर है, तू रात के समय बाहर नहीं जा सकती, तो ये एक पहला पड़ाव होता है बच्चों को कमज़ोर बनाने का। तो मैं जब अपनी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं उनको शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत करती हूँ। अब कई बार क्या होता है कि हम लड़कियों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे ये पूछते हैं कि आपको किसी इंसान से डर लगता है,
तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लड़कियां ये कहती हैं कि कोई हमारी इज्जत पे हाथ ना डाले। तो अब कई बार आप देखिए कि मम्मी को लड़की ये कहे कि शाम के समय कि मुझे अभी कोई सामान लेने के लिए स्कूल का या कॉलेज का बाहर जाना है, तो बाहर जाने जैसे मम्मी टाइम देखेगी, अरे अरे शाम होगी अब नहीं जाओगे, पापा के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, या मैं फ्री होंगी तब जाओ। तो उस समय लड़की अपने आप को ये सोचती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी माँ मुझे ये कह रही है कि किसी को साथ लेकर जाओ। और जब हम उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि आप हर तरह से मजबूत हो। और ट्रेनिंग का एक पार्ट ही यही है कि जब आप किसी को देखते हो या सुनते हो या महसूस करते हो तो आपने अपनी रक्षा कैसे करनी है। और मेरी इस ट्रेनिंग के बाद जब वो लड़कियां अपने घर पे अपनी पेरेंट्स से बात करती हैं और मैं उनको ये शिक्षा देती हूँ कि आप जब कभी आपके घर से कोई बाहर या आपका भाई या फादर बाहर जाए तो मम्मी ये कहे कि बहन को साथ लेकर जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा किरण जी, ये आज की बात नहीं, ये ज़माने से चला आ रहा है कि लड़कियों के लिए ये सोच है कि अगर ज़्यादा देर हो गई है तो उन्हें बाहर नहीं भेजना है, उनके बाप या उनका भाई उनके साथ जाएगा। चलिए, ये तो हुई नौजवान लड़कियों की बात, सेल्फ डिफेंस आप उन्हें कैसे दे सकते हैं, कैसे वो ख़ुद को महफूज कर सकती हैं। अगर हम बात करें उनकी माँओं की, देखिए उम्र भी हो जाती है अगर, तो अगर उनकी माएँ हैं तो अगर वो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहें तो क्या वो कर सकती हैं? उम्र की कोई सीमा आड़े तो नहीं आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। सेल्फ डिफेंस अगर देखा जाए तो हम बचपन से ही अपना डिफेंस करते हैं। जब बचपन में हमारी माँ हमें चपेट दिखाती थी तो हम ऐसे करते थे। तो ये जो हाथ उठना है और अपने आप को बचाना है, ये सेल्फ डिफेंस इस उम्र से ही शुरू हो जाता है। तो जब एक इंसान को समझ आती है कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है तो वो उम्र एक सेल्फ डिफेंस की ही होती है। हाँ, जहाँ ये बात आती है कि जो घरेलू महिलाएं हैं या वर्किंग महिलाएं हैं या एक उम्र हो जाती है तो उनको सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, नहीं, झिझकती हैं। मगर चाहे वो किसी भी उम्र की महिला हो, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहती है या प्रॉपरली टेक्निक को सीखना चाहती है तो उसके लिए कोई उम्र नहीं है। हाँ, उनकी जो पावर जो होती है वो यंग एज से थोड़ी सी कम पड़ जाती है, मगर टेक्निक जो है वो एक्यूरेट लगेगी। अब समझ लीजिए मेरी ये 2 फिंगर्स हैं और ये 2 फिंगर्स यंग लड़की की भी हैं और ये 2 फिंगर्स एक बुजुर्ग लेडी की भी हैं। और अगर ये फिंगर्स में आपकी अटैक आंख में कर दूं तो आपको उतना ही दर्द होगा। तो ये टेक्निक होती है, वो हम अपनी उम्र के हिसाब से उसको हम कर सकते हैं। फिर जब हम किसी वीक पॉइंट पे अटैक करते हैं तो सामने वाला हमारे जल्दी काबू आ जाता है। जैसे कई बार जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो घर पे अकेली होती हैं, कोई आदमी प्लम्बर बन के आ गया, कोई गैस सिलेंडर को चेंज करने आ गया, या कई बार आप कोरियर देने आ गए, तो आप वो सोचता है कि ये जो औरत है घर में अकेली है और औरत जानकर वो उसको कमजोर समझता है। मगर उसे ये नहीं पता कि ये लेडी भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेकर ट्रेंड हो चुकी है। तो जैसे समझ लीजिए आपके घर में करछी है, मिर्ची है, पेपर वेट है, नाइफ है, ये सब आपके डिफेंस में काम आती है। मगर उसको अटैक कैसे करना है, किस पॉइंट पे करना है, कितनी दूरी से करना है, ये हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि ख़वातीन के दिल में एक डर सा रहता है, उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया, कोई परेशानी चल रही है, छेड़खानी हो रही है कहीं पर, तो अक्सर हम ख़वातीन ना थोड़ा झिझकती हैं। फीमेल पुलिस, ये भी सोचती हैं फीमेल पुलिस होगी या नहीं होगी, या कोई मेल ही ना मिले तो कैसे अपनी परेशानी उनके सामने बयान करेंगे। तो अगर फीमेल पुलिस की बात करें तो किस तरीके से वो एक अहम किरदार अदा कर रही हैं ख़वातीन के इस खौफ को लेकर, इसे सुलझाने में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब पुलिस में बहुत बदलाव आ चुका है। आपको हर पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस ऑफिसर जरूर मिलेगी और एक स्पेशल एक डेस्क बनाया गया है जिसमें महिला जो है अपनी सिटिंग रखती है। एक अलग से रूम बनाया जाता है जहाँ पे कोई भी महिला या बच्ची या बच्चा आके उनसे अपनी समस्या को बता सकता है। और वो वुमेन हेल्प डेस्क जो है वो इसी काम के लिए लगाया जाता है कि कोई भी अगर कोई लेडी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती, वो किसी घरेलू परेशानी से परेशान है, या कोई उनको फॉलो कर रहा है, या कोई गंदे मैसेज दे रहा है,
या किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत जिससे वो कानूनी मदद चाहती है, तो उसके लिए एक हर पुलिस स्टेशन में 24 घंटे 7 दिन पूरा साल वहाँ पे कोई ना कोई रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप दिन में ही जाएं, आप रात के समय भी जाकर मदद ले सकते हैं। और अगर वो किसी तरह की काउंसलिंग चाहती हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर चाहती हैं, तो उनको हम हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं। इसके अलावा हमारे दिल्ली पुलिस में अलग अलग जगह पे पिंक वुमेन बूथ बन गए हैं, जहाँ पर जो कोई भी महिला पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती वो वहाँ पर भी जाकर अपनी समस्या बता सकती हैं। वो पिंक बूथ इसलिए बनाए गए हैं कि कोई महिला ये ना सोचे कि मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ, लोग देखकर हमें क्या सोचेंगे, हमारी इज्जत या कोई हमारे बारे में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस करेगा, तो वो पिंक बूथ में भी जाकर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और यकीनन आप पूरा यकीन करिए कि उनकी समस्या का समाधान अगर पुलिस स्टेशन या उस पिंक बूथ में होता है तो वहाँ किया जाता है। और अगर उनकी कंप्लेंट पर कोई मुकदमा दर्ज होता है, जैसे आजकल यौन शोषण हो रहा है, बच्चों के साथ कोई अपराध हो रहा है, उसको पॉक्सो एक्ट में हम रजिस्टर्ड करके जब हम कोर्ट में भेजते हैं, तो इवन देन कोर्ट में भी उन बच्चों के ना तो नाम लिए जाते हैं, ना उनके पेरेंट्स के नाम फाइल में आते हैं, और ना ही उनका एड्रेस आता है। और जो उनकी कोर्ट भी है, वेलुनर कोर्ट, जो अलग से उनकी सुनवाई होती है। तो हर तरह से उनकी सेफ्टी और उनकी इज्जत का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि किसी महिला को पुलिस स्टेशन आना ज़रूरी है। अगर वो एक कॉल, जैसे हमारा 112 नंबर है या वुमेन हेल्प लाइन नंबर है या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, अगर उस पर भी कॉल करते हैं तो हमारी वुमेन पुलिस ऑफिसर उनके घर पे भी जाकर उनकी समस्या का समाधान करती है। आपने आज हमें 2 चीज़ों के बारे में बताया, एक तो सेल्फ डिफेंस, जिसमें कि आपने ये बताया कि वाकई में जो एक लड़की है वो खुद की हिफाजत खुद कर सकती है, किसी मेल पर डिपेंड नहीं है। इसके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपने हमें बताया कि किस तरह से एक फ़ीमेल पुलिस जो है वो हम ख़वातीन की जो परेशानियां हैं, जो खौफ है, उनको सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी और अपने साथ जो भी हादसा पेश आ रहा है उसे खुलकर फीमेल पुलिस हो या पुलिस हो उनके सामने रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण जी। लेकिन यहीं तक सिर्फ हम महदूद नहीं हैं, अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ और बातें जानेंगे सेल्फ डिफेंस से जुड़ी हुई। कमांडोज मूव, straight, red position, red, punch position, alert, single punch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, double punch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hook punch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nose punch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eye attack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, temple attack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, single hand elbow attack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, double hand elbow attack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, face block, 1, 2, 3, 4, 5, 6, leg position, change, knee attack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, leg position, change, kick attack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, straight, partners alert, 1, 2,
1 2 3 4 5 reposition re about turn move नाज़रीन, वाकई इनके बारे में जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए। देखिए, किरण जी के बारे में जानते जानते हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं, रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, आपकी ही किचन में ऐसे बहुत से मसाले, ऐसे बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके फ़ायदे हमें नहीं मालूम होते। हमें ये भी नहीं मालूम होता कि जो छोटे छोटे इमराज हैं उनमें भी ये चीज़ें बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो चलिए, कैसे ये मसाले, ये जो किचन के मसाले हैं, हमारे लिए बतौर घरेलू नुस्खे हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं डॉक्टर मुजम्मिल के पास। नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपको किचन में मौजूद बहुत सारी चीज़ों की जानकारी फराहम करते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, और ये जानकारी हासिल करने के लिए हमारे बीच में मौजूद होती हैं डॉक्टर मुजम्मिल रहमान। आज एक बार फिर से हमने उनसे राब्ता कायम किया है, वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है डॉक्टर मुजम्मिल रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमें यकीन है डॉक्टर कि हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो आप फ़ायदे बताती हैं जिन चीज़ों के, उनसे फैज़याब भी हो रहे हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे अदरक के बारे में, कैसे फ़ायदेमंद है अदरक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरक के बारे में क्या कहें, अदरक की चाय किसने नहीं पी है। जी, बहुत मज़े की भी लगती है, ख़ासतौर से सर्दियों में। सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। तो अदरक की जो वो खुशबू है, सबसे पहली बात है कि वो एक सूदिंग है, यानी कि अगर वो सूदिंग है तो वो हमारा स्ट्रेस कम कर लेती है। जी। अदरक का ये फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी कि अदरक का इस्तेमाल सब्जियों में तो होता ही है, हमारे खाने बनाने में तो होता ही है। अदरक का और ज़्यादा जो इस्तेमाल अगर हम मेडिसिनल तौर पे करते हैं, चाहे वो चाय के साथ करते हैं या अदरक का खाली पानी पीते हैं, खाली अदरक की चाय, बिना दूध वाली चाय, उन सब का ये होता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट हो रहा है, खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, तो अदरक का इस्तेमाल हम उसमें कर लेते हैं। चाहे अदरक का हम खाली उसमें पका के, कूट के जो उसका रस निकलता है उसको मिक्स करके वैसे पी लें, या अदरक को शहद के साथ लें, या तुलसी और अदरक लें। इवन अगर बुखार भी है, तुलसी अदरक आप काढ़ा पी लीजिए, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तुलसी के टाइम में भी शायद हमने बताया था बुखारों में यूज़ होती है, तो तुलसी को अगर हम यहाँ पे भी अदरक के साथ इस्तेमाल करें तो बुखार में इस्तेमाल हो सकता है। जो बिल्कुल एक कोल्ड हो जाता है, बच्चों में खासतौर पर छींकें आती रहती है, उनको आप अदरक की चाय ही पिलाएं या दूध वाली चाय के साथ मिक्स करके पिलाएं, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से वो उनको लेना पसंद हो। शहद के साथ मिला के चटाएं, उनको वो अच्छा लगेगा। ये तो रही रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो प्रॉब्लम होता है या दर्द होता है, उसकी वजह से क्या वो कहते हैं कि अगर जिंजर का पानी है, अदरक का पानी है, उसमें कपड़ा डिबो के आपने थोड़ा उस एरिया में लगाया, पेट पे लगा दिया, तो उससे दर्द कम हो जाएगा। हाँ, वो ये है कि वो फ्लो उसका ईज आउट हो जाएगा, तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। अदरक वेट लॉस में भी फ़ायदा दे देती है कि अगर हमने अदरक का पानी पिया, उससे भी आपको फ़ायदा है। इन एडिशन जो उसको हम और चीज़ों के साथ ले लें। पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है अदरक। आपने ये देखोगे पेट में दर्द है तो हम अदरक का, या जो सूखी अदरक होती है जिसको सौंठ बोलते हैं, तो उसके ये फ़ायदा होता है कि आपने सब्जी के साथ डाली तो आपका बहुत फ़ायदा है इसमें। इवन डायबिटीज़ लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा है। ये अदरक का इस्तेमाल हम ऐसे घरेलू तौर पे तो ऐसे कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर बच्चों को खांसी हो रही है, आप उनको अदरक दे दीजिए। अगर वो कड़वी लग रही है, उनको शहद के साथ मिला के दीजिए, या उसका पानी आप उसका डिकॉक्शन बनाए, जो शांदा बनाए, उसको थोड़ा पकाएं, तुलसी के साथ पकाएं। फिर अगर ये लगे थोड़ा उसमें हनी मिलाएं उस पानी में भी, या थोड़ा सा शुगर बच्चों के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, उसको पी लीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उसे पेट के साथ साथ उसका जो गला खराब है वो तो ठीक होगा, और पेट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्या ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरती को बढ़ाने में भी अदरक का कुछ इस्तेमाल है? खासतौर से बालों के लिए मैंने सुना है कि उसका अरक अगर लगा लें आप प्याज के साथ मिला के, तो बाल लंबे हो जाते हैं। लंबे तो ठीक है, वो ये होता है कि जो हेयर ग्रोथ, जो थोड़ी सी वहाँ पे हेयर लॉस अगर हुआ है, कहीं पे पैची हेयर लॉस हुआ है, अदरक का पानी, अनियन का पानी, लहसुन का पानी, उन सबको मिला के हम वहाँ पे रोज़ थोड़ा थोड़ा मसाज करते रहे उस एरिया में, जिस एरिया में पर्टिकुलरली थोड़े पैची हेयर लॉस हो जाते हैं, थोड़े थोड़े वो बनी होती हैं, कॉइन साइज का हेयर लॉस हो गया होता, तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ
के चांसेस होते हैं और हो जाती है, क्योंकि वो लोकली वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। तो इवन अदरक का ऑयल भी इस्तेमाल हो जाता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे जो हमारी किचन में चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उन्हें हम कंबाइन करें, उनका कॉम्बिनेशन करें, उन्हें मिलाकर किस तरह से फैज़याब हो सकते हैं। और ये जानकारी हमें देती हैं हमारी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते हमारे साथ यहाँ होती हैं और हमें इतनी सारी जानकारी फराहम करती हैं कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की जो सेहत की प्रॉब्लम्स है उससे लड़ सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे और डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान को दीजिए इजाज़त। तो नाज़रीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का भी हमारा ये प्रोग्राम हमेशा की तरह ही पसंद आया होगा। देखिए, अगर हमारा आप कोई भी प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल पर भी हैं। तो डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमारा प्रोग्राम आसानी से देख लीजिए। चलिए, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, कुछ और बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।